बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम माया की कुछ मज़ीद अहम खसूसियात जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी के हवाले से जानेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। फ्रीजिंग पॉइंट, जब किसी माया को ठंडा किया जाता है तो हम जानते हैं ठंडा करने पर वेपर प्रेशर के अंदर कमी आती है। तो ठंडा करने पर माया का वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है और वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर कम होते होते उसी माया की ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस हालत में मैं कहता हूँ कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है माया और ठोस के दरमियान में। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये सारा काम हुआ है उस टेम्परेचर को मैं माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहता हूँ। हम लिखेंगे वो टेम्परेचर जिस पर किसी माया का वेपर प्रेशर ठोस के ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो और माया और ठोस दोनों हालतों में डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका हो, माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्या लिखा है मैंने लिखा है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी माया और ठोस दोनों के दरमियान में क्या हो, इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाए? दोनों के वेपर प्रेशर के दरमियान में डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो। जब ठोस और माया दोनों में डायनामिक इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, माया और ठोस दोनों के वेपर प्रेशर के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम पाया जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम हासिल होगा मैं उस टेम्परेचर को माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहूँगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर किसी माया का वेपर प्रेशर ठोस के वेपर प्रेशर के बराबर हो और दोनों हालतों यानी कि माया और ठोस में डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका हो, मैं उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलता हूँ। हम इस पूरी तारीफ को इस एक मसावात की मदद से ज़रा आसानी से समझ सकते हैं कि माया और ठोस दोनों हालतों के अंदर क्या मौजूद है, इक्विलिब्रियम मौजूद है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत है। माया वो टेम्परेचर जिस हालत जितना माया का वेपर प्रेशर होता है और जितना ठोस का वेपर प्रेशर होता है वो दोनों आपस में मिल चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, उस टेम्परेचर को मैं कहूँगा कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। माया उस टेम्परेचर पर जमना शुरू कर देगा जिसको मैं फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दूंगा। मिसाल के तौर पर पानी का अगर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखें, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगर मैं एसिड के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस है। और ये फ्रीजिंग पॉइंट की ये वैल्यू दोनों के लिए किस वजह से है? इन दोनों के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाली अट्रैक्शन की वजह से।
जो कि इनमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से है। अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूं इस फ्रीजिंग पॉइंट के अमल की, तो मैं जानता हूं जब हम क्या करते हैं, किसी भी माया के टेम्परेचर को कम करते हैं, जब हम क्या करते हैं, माया के टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वेपर प्रेशर भी कम होता है। टेम्परेचर के कम करने से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि जब माया का वेपर प्रेशर ठोस हालत के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मैं कहूँगा उस हालत पर माया और ठोस दोनों हालतें इक्विलिब्रियम में हैं और उस टेम्परेचर को माया का फ्रीजिंग पॉइंट जाना जाएगा। तो टेम्परेचर के कम करने से वेपर प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर के कम हो जाने की वजह से, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो कम हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस टेम्परेचर पर माया और ठोस हालतों के वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में होंगे, माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ये अमल की वजाहत की गई है कि किस तरह से हम फ्रीजिंग पॉइंट की तफसील बता सकते हैं, या किस तरह से फ्रीजिंग पॉइंट का मैकेनिज़्म ज़ाहिर किया गया है इस वजाहत की मदद से, कि जब हम किसी माया के टेम्परेचर को कम करते हैं तो टेम्परेचर के कम करने से माया का वेपर प्रेशर ये भी कम होता चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों का जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो एक चीज़ कम होने से दूसरी भी कम होगी। अच्छा, जब वेपर प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, कम जगह घेरेंगे और एक दूसरे के करीब आने के नतीजे में एक टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी आएगी, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त पर उसी शय की माया हालत और ठोस हालत दोनों के वेपर प्रेशर आपस में इक्विलिब्रियम हालत में मौजूद होंगे। तो मैं उस टेम्परेचर को क्या कहूँगा, माया का फ्रीजिंग पॉइंट कहूँगा। इस टेबल के अंदर कुछ आम माया के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू को मिसाल की मदद से समझते हैं। आम माया के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं कुछ मिसालें लिखता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से मायात हैं, उनके फ्रीजिंग पॉइंट कितने हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट कितने हैं।
ज़रा इनमें एक फ़र्क देखते हैं, मुख्तलिफ मायाजात के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क। सबसे पहले हम मिसाल देखते हैं डाई इथाइल ईथर की, फिर हम अल्कोहल को भी देखते हैं, पानी के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क देखते हैं। इसी तरह एन ऑक्टेन के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क देखते हैं और एसिटिक एसिड के फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाई इथाइल ईथर की, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट -116 डिग्री सेल्सियस है। ये सारी फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू है ये डिग्री सेल्सियस के अंदर यहाँ पे बताई गई है, जबकि डाई इथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 डिग्री सेल्सियस है। अल्कोहल की अगर बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -115 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। पानी की अगर बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एन ऑक्टेन की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -57 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हम इसके अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 126 डिग्री सेल्सियस है। एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मायाजात हैं जिनके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आपको वाज़ेह है कि फ्रीजिंग पानी और अगर एसिटिक एसिड के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो इन दोनों के अंदर चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं, इस वजह से इनके फ्रीजिंग पॉइंट भी थोड़े से ज़्यादा हैं, जबकि बाकियों के फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हैं, चूँकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी काफ़ी कम है। लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इसी लिहाज से देखें तो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हैं, और जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी कमज़ोर हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं। एन ऑक्टेन की अगर बात करें तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एन ऑक्टेन, जिसमें 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। तो मॉलिक्यूलर साइज़ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से और इसकी फितरत नॉन पोलर होने की वजह से ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम है, लेकिन ये साइज़ बड़ा होने की वजह से, फितरत नॉन पोलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको ज़्यादा, आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। खैर, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कुछ और अवामल भी होते हैं जो असरअंदाज करते हैं, जो आप बड़ी क्लासेस के अंदर जाकर बड़ी तफसील से समझेंगे। ये था फ्रीजिंग पॉइंट का नज़रिया। अगर हम मायाजात की डेंसिटी की बात करें, माया की डेंसिटी, तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि डेंसिटी कहते किसे हैं। डेंसिटी से मुराद किसी भी माया के यूनिट वॉल्यूम के मास को, यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहा जाता है। किसी भी माया के यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहा जाता है। हम एक और तरह से भी डेंसिटी की तारीफ यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेंसिटी माया के मास और वॉल्यूम की निस्बत है। दो तरह से हम बयान कर सकते हैं डेंसिटी को। खैर,
किसी भी माया के यूनिट वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहा जाता है। यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम से मुराद मेरी यहाँ पे, यूनिट वॉल्यूम से मुराद है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर। ये एक जहाँ पे आ जाता है उससे मुराद यूनिट है और यूनिट ही है, यूनिट। और वॉल्यूम का वैसे यूनिट क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर या क्यूबिक मीटर, तो कोई भी हो सकता है लेकिन यूनिट होना चाहिए एक। तो किसी भी माया का इतना वॉल्यूम जितना मास रखता होगा उसकी निस्बत क्या कहलाएगी, उसकी डेंसिटी कहलाएगी। अगर मैं माया की डेंसिटी को एक फॉर्मूला से जाहिर करूं तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी बराबर है मास और वॉल्यूम की निस्बत के, मास और वॉल्यूम की निस्बत के। डेंसिटी को मैं डी से जाहिर कर रहा हूँ, मास को एम से और वॉल्यूम को वी से जाहिर कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक मसावात आ गई, ये एक ताल्लुक आ गया जो डेंसिटी की तारीफ को भी वाज़िया करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेंसिटी का इन्हिसार दो बातों के ऊपर है, मास के ऊपर भी और वॉल्यूम के ऊपर भी। तो मैं लिखता हूँ कि इन्हिसार, तो डेंसिटी किन बातों के ऊपर मुनहसिर होती है, तो डेंसिटी का इन्हिसार, डेंसिटी का इन्हिसार मास और वॉल्यूम पर होता है। मास और वॉल्यूम पर ये इन्हिसार कैसे है, मैं दो मज़ीद आपको ताल्लुक बताता हूँ इस एक लाइन को समझने के लिए कि डेंसिटी और मास ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जबकि डेंसिटी और वॉल्यूम ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर किसी गैस की, अगर किसी माया का मास ज़्यादा है, किसी शय का मास ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी शय का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो ये मैंने कहा कि डेंसिटी का इन्हिसार दोनों बातों के ऊपर होता है, मास के ऊपर भी वॉल्यूम के ऊपर भी। इस मसावात से हम इसको समझ भी सकते हैं। मज़ीद अगर मैं डेंसिटी के यूनिट की बात करूँ तो डेंसिटी के मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर या ग्राम या किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। तो ये मुख्तलिफ डेंसिटी के यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं मिसाल की मदद से इस नज़रिए की वजाहत करता चलूँ डेंसिटी की, तो पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी 1.0 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। जबकि मैं अगर हवा की डेंसिटी की बात करूं तो हवा की डेंसिटी कितनी है, हवा की डेंसिटी 0.001 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। और यही वजह कि पानी के जो कतरे हैं वो हवा में ठहरने की बजाय नीचे की जानिब गिरते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी आप देख सकते हैं हवा की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे की जानिब हरकत करती हैं, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर की जानिब हरकत करती हैं। मैं एक और मिसाल देता हूँ कि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए ये पानी पर तैरता है। तो
दो मिसालें आपके सामने रखी हैं। पानी का हवा के साथ मुवाजना किया और केरोसिन का पानी के साथ मुवाजना किया है, तो डेंसिटी किसी भी शय के हल्के या भारी होने की भी वजाहत देती है। अगर मैं माया ठोस की डेंसिटी या माया की डेंसिटी का मुवाजना गैसों की डेंसिटी के साथ करूं, ठोस की आगे चल के पढ़ेंगे, माया की डेंसिटी का अगर मैं गैसों की डेंसिटी के साथ मुवाजना करूं, तो गैसों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फासले बड़े ज़्यादा होते हैं। फासला ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा जगह घेरती है। ज़्यादा जगह घेरने से मुराद है कि उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो गैसों का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी कम होगी। कम डेंसिटी की वजह से हम गैसों की डेंसिटी का जो यूनिट है वो ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर रखते हैं। जबकि अगर हम बात करें माया की, तो माया के मॉलिक्यूल्स उनके दरमियानी फासला कम होता है, जिसकी वजह से वो कम जगह घेरते हैं, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो फिर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो माया की डेंसिटी ज़्यादा होती है, माया गैसों से ज़्यादा भारी होती हैं, और डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनके यूनिट को हम ज़्यादातर ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर ज़ाहिर करते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने फ्रीजिंग पॉइंट का नज़रिया समझा और कुछ अहम मायाजात के फ्रीजिंग पॉइंट को भी देखा। इसके साथ साथ डेंसिटी का नज़रिया बड़ी तफसील के साथ समझा और ये भी देखा कि किस तरह से माया और गैस की डेंसिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।